हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही स्पेशल चीज। बताइए क्या? क्योंकि आज हम लेकर आए हैं हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 15 का वन शॉट रिवीजन। जी हां, आपको पता है रिवीजन क्यों लाते हैं? क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन है जो अपने रिवीजन में शामिल किए हैं। चलिए आते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके रिवीजन को चार चांद लगा देंगे और आपकी प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छा कर देंगे। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर करना क्या है? सबसे पहले हमें दिखा है एक कार एक शहर P से दूसरे शहर Q की तरफ जा रही है जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की P शहर से दूरी दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहां पर हमें आलेख को समझना है और आलेख को समझ के हमको यहां पर उसके आंसर देना है ना। ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो जीरो से चालू नहीं हुआ है। अगर ये जीरो से चालू होता तो ये लाइन ऐसे नहीं आती। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वहां पर, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों अक्ष पर क्या दर्शाया गया है? तो देखिए ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। पहले मैं ऐसी लाइनें बना लूं फिर मैं आपको बता देता हूं क्या कौन सा होता है। ये होता है वाय अक्ष जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। और यह कहलाता है एक्स अक्ष जिसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज। ठीक है ना, यह है क्षैतिज अक्ष। अब बात करते हैं हम एक्स और वाय पे बताया क्या है। देखिए एक्स पे बताया गया है कि कार द्वारा तय किया गया समय, ठीक है, कार द्वारा तय किया गया समय घंटों में। और उसके बाद वाय अक्ष पे बताया गया है कि P शहर से Q शहर की जो दूरियां हैं वो किलोमीटर में वो बताई हुई हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि x जो है वो समय को बता रहा है और जो y है वो दूरी को किलोमीटर में बता रहा है। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया क्लियर। आया समझ में? बोलो हाँ। अब आते हैं दूसरे पे। कार ने किस समय कहां से यात्रा चालू करी? तो भाई कार ने P शहर से सुबह 8 बजे यात्रा प्रारंभ की। पहला घंटा 8 से 9 है, दूसरा घंटा 9 से 10 है, तीसरा घंटा 10 से 11 है और चौथा घंटा 11 से 12 है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है। तो भाई कार ने कहां से किस समय से यात्रा प्रारंभ की? तो भाई हम लिखेंगे कार ने सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे P शहर से यात्रा प्रारंभ की। हम लोग लिख लेंगे कार ने, हम लोग B का सेकंड का आंसर लिख सकते हैं ऐसे। दूसरा कि कार ने प्रातः 8 बजे P शहर से यात्रा प्रारंभ की। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या बताना है? पहले घंटे में कार कितनी दूर चली? देखिए जब 8 से 9 हुआ तो पहला घंटा कितना हो गया? 50 किलोमीटर। तो भाई ये हो गया पहले घंटे में कार कितनी चली? 50 किलोमीटर चल गई। ठीक है, अब अगला चीज भाई ये हमारा जो आंसर था वो दूसरे का था, दिख रहा है ना। ये हमारा जो आंसर था जो मैंने बताया, कार ने प्रातः 8 बजे P शहर से यात्रा प्रारंभ की और तीसरे का आंसर था 50 किलोमीटर। हमने यहां पर 3 आंसर क्लियर कर लिए। क्लियर आया समझ में? आगे बढ़े, हमको इसको करना पड़ेगा रफ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब हम इसको यहां पर हटा देते हैं। अब उसके बाद जो आगे की बात करते हैं वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्या दिया है? दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरियां तय की। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। दूसरे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय करी। देखिए 9 से 10 में होता है दूसरा घंटा, तो देखो 9 पे इसने करी 50, और अगर मैं 10 की बात करूंगा तो 10 पे यहां पे ऐसे डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, है ना। तो 10, तो ये हो गया दूसरा घंटा 10 बजे। तो देखो कितना गैप है, कितना 150, और ये
कितने चली 100 किलोमीटर, मतलब कितने चली 100 किलोमीटर चली तब जाके 150 पे हो गई। तो दूसरे घंटे में कितना हो गया, देखो यहां पर 50 से सीधे 150, मतलब यहां पे 50 चली और 50 से सीधे 10 बजे कहां पहुंच गई 150 किलोमीटर पर, मतलब 2 घंटे बाद डायरेक्ट कहां पहुंच गई। 1 घंटे में तो 50 चली, दूसरे घंटे में डायरेक्ट कहां पहुंच गई 150 चल गई, मतलब 100 किलोमीटर। आया समझ में। तो दूसरे घंटे में कितनी हो गई, दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार कितने कितने दूरी चली, तो हम लिखेंगे दूसरे घंटे में कार 100 किलोमीटर चल गई। अलग ही दिख रहा है ना, पहले घंटे में 50 चली, दूसरे घंटे में डायरेक्ट 150 किलोमीटर चल गई ना। अब देखो यहां पे, अब यहां पे 50 था, यहां पे 100 हो गया, है ना, यहां पे 100 हो गया। अब उसके बाद तीसरा घंटा 11, अब देखो 11 में कितनी चल गई 200 चल गई। अब यहां पे फिर कितने का गैप आ गया 50 का, मतलब यहां 50, यहां 100, यहां 50। तो तीसरे घंटे में जो कार है वो कितनी चली 50 किलोमीटर, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं पहले घंटे में तो 50, दूसरे घंटे में सीधे 100 किलोमीटर चल गई, मतलब तीसरे घंटे में फिर 50 किलोमीटर चल गई। तो आपने देखा यहां पर पहले 50 से डायरेक्ट 150 और 150 से डायरेक्ट 200, मतलब इन दोनों के बीच में पहले तो 50 का गैप, फिर 100, फिर 50 का। मतलब हमने क्या देखा, कार की जो गति है ना वो स्थिर नहीं है। आया समझ में। तो कार की गति स्थिर नहीं है, कभी 50 किलोमीटर चल जाती है, कभी 100 किलोमीटर चल जाती है। तो ऐसे ही कार की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं अपने नेक्स्ट वाले में क्या है कि क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल समान थी, आपने कैसे जाना। तो हम लिख सकते हैं कि भाई हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 से इस चीज का बहुत अच्छा पता लगा सकते हैं कि कार पहले घंटे में तो 50 चली और दूसरे घंटे में डायरेक्ट 150 हो गई, तो मतलब 100 किलोमीटर चल गई। पहले 50 चल रही है, दूसरी 100 चल रही है, फिर तीसरे घंटे में काय पे आ गई 50 किलोमीटर चल गई। मतलब कार की जो स्थिति है ना वो स्थिर नहीं है। तो हम ऐसे ग्राफ देखकर पता लगा सकते हैं। क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी है? बिल्कुल रुकी है। कार की देखो ये जो स्थिति दिख रही है ना, ये 11 से 12 के बीच में कार जो है ना वो रुकी हुई है, क्योंकि कार की एक्टिविटी आपको हर घंटे अलग अलग थी। लेकिन जब 11 से 12 के बीच में कार जो है ना वो एक जगह स्थिर थी। हम लिखेंगे हाँ कार रुकी है, हम लिखेंगे जी हाँ कार रुकी है 11 से 12 के बीच में, क्योंकि कार की चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, हम लिखेंगे हाँ दोपहर ऐसे लिखेंगे हाँ प्रातः 11 से दोपहर 12 के बीच में कार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, अतः कार रुकी हुई है। अतः कार रुकी हुई है। कार की चाल स्थिर है, या तो ऐसा लिख लो कार की चाल, ऐसा लिख लो बीच में कार स्थिर है, कार स्थिर है, कोई बदलाव नहीं है, अतः कार रुकी हुई है। तो हमने ग्राफ देखकर ये जाना। तो ये आप अपनी भाषा में भी आप इसको लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखाया आप वैसे लिखो, आप अपनी ऑन लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। अगला क्या है, कार शहर Q किस समय पहुंची। देखिए ये था P और ये था Q, तो किस समय पहुंची 350, है ना। किस समय पहुंची, हम लिखेंगे शाम को 3 बजे, शाम को दोपहर 2 बजे, है ना, दोपहर 2 बजे 350 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंची। ये देखिए यहां पर 350 किलोमीटर की दूरी तय कर कितनी बजे, दोपहर 2 बजे पहुंची। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, दोपहर 2 बजे
दोपहर 2 बजे 350 किलोमीटर की दूरी तय करके, ऐसा लिख लेना, ठीक है ना। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और आपने क्या देखा, यहां पर सारे क्वेश्चन हमने अपने ग्राफ को देखते हुए, हमारे ग्राफ क्या कह रहा है उसको देखते हुए हमने आंसर किए। आगे ऐसे ही क्वेश्चन है ज्यादातर जिनको आप ग्राफ देखते हुए इनके आंसर दोगे। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी बचे हैं। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं। आगे दिया है निम्न आलेख किस अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। देखिए रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था, रोगी का तापमान 38.5 पर कब था। उसके बाद जब इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था, और ये 2 समय क्या क्या थे। 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे, और किन अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। चलिए यहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं कि भाई 1 बजे क्या था तापमान। यहां पर जो हमें एक्स अक्ष पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, और वाई अक्ष पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो एक्स अक्ष पे हमें दिया है कि समय की स्थिति बताई है ना, समय की स्थिति बताई है, और वाई में हमें बताया तापमान में परिवर्तन, वाई जो बताया है। अब उसके बाद क्या बताया, रोगी का तापमान 1 बजे क्या था, दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान, ये भाई 1 बजे, तो ये है 36 और 37, इसके बीच में क्या आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब उसके बाद रोगी का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब देखिए 38.5, तो 38 और उस यहां आ जाएगा 38.5, है ना। अब बोला है कि रोगी का तापमान 38.5 सेल्सियस कब था, तो चलिए यहां पर 38.5 सेल्सियस कब हो जाएगा, यहां पर देखते हैं 38.5 सेल्सियस दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे रोगी का जो तापमान था वो कितना था 38.5 लिखा है ना। रोगी का तापमान 38.5 सेल्सियस कब था, तो 38.5 सेल्सियस कब था, दोपहर 12 बजे। तो हम लिखेंगे दोपहर 12 बजे। उसके बाद क्या लिखा है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दो समय क्या क्या थे। अब देखिए रोगी का तापमान एक जैसा ही था। अब आपको ग्राफ के अंदर क्लियरली दिख रहा होगा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको ग्राफ के अंदर क्लियरली दिख रहा होगा कि देखिए यहां और यहां रोगी का जो तापमान था वो बिल्कुल स्थिर हो गया था। मतलब दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्या लिखेंगे, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। तो ये 2 समय क्या क्या थे, तो हम लिखेंगे भाई रोगी का जो तापमान था दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे, है ना, लिखेंगे दोपहर 1 से दोपहर 2 बजे, और कितना था, देखिए कितना था 36.5 सेल्सियस ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है ना। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे। देखिए 1:30 बजे रोगी का तापमान, अब जैसे मान के चलिए जब 1 से 2 बजे के बीच में तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप 1 से लेकर 2 बजे के बीच में कोचिंग में रहते हो, 1 से लेकर 2 के बीच में अगर आप कोचिंग में रहते हो तो 1:30 बजे कहां होगे, तब भी तो कोचिंग में ही होगे ना। तो ये आंसर आपको कहां से आया कि भाई ये एक एनालाइज किया हमने, कहां से एनालाइज किया कि भाई जब 1 बजे तापमान 36.5 था, और जब 2 बजे भी तापमान 36.5 था, तो 1:30 बजे भी तापमान कितना होगा 36.5 ही होगा ना। तो हम लोग ये कितना था 36.5 सेल्सियस था, है ना। ग्राफ देखकर आप लिख सकते हो कि भाई 1 से आप ऐसा लिख सकते हो कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोगी का जो तापमान था वो 36.5 सेल्सियस था। तो जाहिर सी बात है कि 1:30 बजे भी रोगी का तापमान भी इतना ही होगा,
तो हम इस निष्कर्ष पे अपने ग्राफ को देखकर पहुंचे। तो ऐसा भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। देखिए बढ़ने का रुझान दर्शा रहा है, तो देखिए 9 से 10 प्रातः 9 से प्रातः 10, ठीक है। फिर उसके बाद 10 से 11, प्रातः 10 से प्रातः 11। अब यहां पर तो नीचे उतरा, यहां पर भी नीचे उतरा और यहां पे स्थिर हो गया। फिर बढ़ा दोपहर 2 से सायं 3 बजे तक। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कैसे दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं अपने आंसर अपने ग्राफ में से देखकर। जी हां, अपने ग्राफ में से देखकर हम सारे आंसरों को दे रहे हैं और इसी तरह के आंसर्स हम लोग करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक हो और उसको ठीक से स्टडी करो। अगर ठीक से स्टडी करोगे तो आप उसके आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी करना बाकी है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां दिया हुआ है कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थिति में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। 2 सप्ताह बाद, अब यहां पर ए की स्थिति बताना है, तो ए की स्थिति 2 सप्ताह बाद कितनी हुई, यहां पर ये, तो यहां पर हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई कितनी थी, तो 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई, ए को डॉटेड लाइन से बता रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 8 और 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद आगे क्या पूछा है, 2 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई। अब हम बी पे आ जाते हैं, तो 2 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं। 2 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई, 2 सप्ताह बाद 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बी थोड़ा कम ऊंचा आया, ठीक है। उसके बाद 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई कितनी थी, तो 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई बढ़ गई, जो कितनी पहुंच गई, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है ना। देखो बी 1 सप्ताह मतलब क्या, अच्छा 2 सप्ताह पूछा था बी का, तो बी का 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह में बी का भी सेम है, कितना, 7 सेंटीमीटर। वो मैंने 1 सप्ताह समझ लिया था, बल्कि यहां पर लिखा है 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में और ए और बी की जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ए और बी की जो हाइट है वो 2 सप्ताह में 1 थी, पर हां 3 में बी की हाइट बढ़ गई पर ए की हाइट कम रही, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, देखिए तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो दूसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई कितनी थी, दूसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई थी 7, ठीक है। और तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई कितनी हो गई, 9, ठीक है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है 2 सेंटीमीटर का, तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर बढ़ी। आया समझ में। तो ये सब चीजें हम लोग केवल अपनी ग्राफ को स्टडी करते हुए करते हैं, और ग्राफ अगर अच्छा होता है तो हम बहुत अच्छे से इसको काम कर लेते हैं। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं कौन कौन से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हमें करना है। चलिए आगे आते हैं और यहां पर उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर देना है। चलिए अब यही क्वेश्चन है, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। देखो दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक, दूसरे सप्ताह के अंत में और तीसरे सप्ताह के अंत तक बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। देखो यहां पर ये थी कितनी, 7, और ये कितनी थी, 10, तो ये कितनी बढ़ गई, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो कितनी बढ़ गई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बढ़ी।
अब क्या लिखेंगे, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। देखिए अब मुझे बताना है कि कौन से सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई, पौधे ए की ऊंचाई, है ना, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब देखो, अब यहां से एनालाइज करो, पौधे ए की बात कर रहे हैं, यहां पर पौधा ए जो है वो कितना बढ़ा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में ये कितना बढ़ गया, डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर, मतलब 2 से डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर बढ़ गया। और उसके बाद किस सप्ताह से पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, और फिर उसके बाद यहां पर यही पौधा जो ए है वो कितना बढ़ा, 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि दूसरे सप्ताह में तो सबसे अधिक बढ़ी दूसरे सप्ताह में, क्योंकि पहला सप्ताह जो था उसमें तो केवल 2 सेंटीमीटर बढ़ी, और दूसरे सप्ताह में डायरेक्ट ये ऊंचाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर बढ़ गई ना। तो हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। उसके बाद किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अब पौधे बी की बात हो रही है। देखो पौधा बी जो है, पौधा बी है वो पहले में प्रारंभ में तो बढ़ा ही नहीं था, ठीक है। मतलब हमें क्या बताना है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। देखो पहले सप्ताह में पौधा ए जो है ना वो तो मतलब जो पौधा ए है वो पहले सप्ताह में तो कम था, दूसरे सप्ताह में तो 1 हो गया, तो मतलब सबसे कम जो बढ़ी आपने देखा ना, इसमें सबसे कम दिख रही है पौधे ए की, है ना। फिर उसके बाद फिर ये बढ़ गई, फिर उसके बाद इतनी बढ़ गई, तो मतलब पहले सप्ताह में, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। जी हां, हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में देखो कैसे, ये देखो दोनों की ऊंचाइयां समान थी, जो कि कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उसके बाद पूरे स्टडी कैसे किया हमने, पूरा स्टडी हमने अपने ग्राफ से किया। तो चलिए आते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी करना बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है हमारे ग्राफ में से देखकर हमको क्या दिख रहा है, और इसको देखते हुए हमको अपने आंसर्स को फिल करना है। तो चलिए देरी किस बात की, ग्राफ आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। मतलब एक कह सकते हैं कि हमने एक तापमान का अनुमान लगाया है और एक वास्तविक तापमान। भाई पूर्वानुमानित का मतलब ये होता है कि भाई मान के चलिए कि हमने सोचा कि भाई 3 दिन बाद पानी गिरेगा, ठीक है ना। अब 3 दिन बाद पानी गिरेगा, लेकिन वो हमने डिसाइड किया है कि मंगलवार को पानी आएगा, ये हमारा पूर्वानुमानित है, ठीक है ना। लेकिन वो आ कब गया, बुधवार को, तो ये वास्तविक हो गया। तो क्या हो गया कि एक पूर्वानुमान होता है, किसी भी तापमान को अगर हम लोग बताते हैं तो जिस दिन पे बोलते हैं उस दिन के उसी दिन तो नहीं, पर उसके लगभग 1 या 2 दिन बाद पानी आ जाता है, या कोई सा भी वेदर होता है वो आ जाता है। ये मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो यहां पर भी हमें वो 2 दिए हुए लाइनें, एक तो दिया हुआ है पूर्वानुमानित और यहां पर दिया है वास्तविक। तो जो पूर्वानुमानित है उसको डॉटेड लाइन से दर्शाया है, और जो वास्तविक है उसको डार्क काली लाइन से दर्शाया। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़े, देखिए यहां पर दिया है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। देखिए अब यहां पर अब ऐसे मेरे को सिचुएशंस बताना है कि जहां पर दोनों जो हमारा पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान बिल्कुल समान हो गया। तो देखिए आपको कहां कहां दिख रहा है, सबसे पहले मंगलवार को है ना। उसके बाद मतलब ये दोनों लाइनें, ये डॉटेड लाइन है और ये डार्क लाइन, ये बिल्कुल एक पे आ गई, ठीक है। एक तो मंगलवार को हो गया, दूसरा शुक्रवार को हो गया, और तीसरा शनिवार को हो गया। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि मैंने अगर अंदाजा लगाया कि भाई पानी गिरने वाला है, तो ये मेरा अंदाजा है, लेकिन वास्तविक में भी आ गया तो वो मंगलवार को दिन भी ऐसा होगा कि मैंने
मैंने भविष्यवाणी करी थी कि भाई मंगलवार को पानी आ जाएगा, लेकिन वो वास्तविक में आ गया, तो भाई यहां पर मेरी जो भविष्यवाणी भी हो गई, मतलब पूर्वानुमानित जो हो गया वो भी, और उसके बाद जो वास्तविक है वो भी बिल्कुल सच हो गया। एक दिन कब हुआ, एक शुक्रवार को भी हो गया और एक कब हो गया, रविवार को भी हो गया। तो बस करना क्या है, ये तीनों दिनों को हमको अपने आंसर में रखना है। कौन कौन से दिन है, मंगलवार हो गया, उसके बाद फिर हमारा शुक्रवार हो गया, और एक हो गया हमारा रविवार। ठीक है, रविवार। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया है सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान या पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। मतलब जो मैंने सोचा, पूर्वानुमानित मतलब पहले से अंदाजा लगा दिया, वो तापमान सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। देखिए पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान कितना था भाई, अधिकतम वो भी कितना था, 35। कितना था, 35। हम यहां लिख लेंगे 35, है ना, 35। आगे क्या बोला है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। अब देखिए सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान, तो देखो न्यूनतम सबसे कम, तो देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है अपने ग्राफ में से देखकर बताइए। आप लोग ग्राफ खुद एनालाइज करिए, ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ में देखकर आप लोग क्या समझ रहे हैं कि यहां पर देखिए जो हमने जो मतलब वास्तविक तापमान है वो आपको इससे नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इससे नीचे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कितना है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से नीचे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक तापमान कितना नीचे था, 15 डिग्री। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोला है, किस दिन वास्तविक तापमान तथा पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अब देखिए यहां पर अगर मैं सोमवार की बात करूं, सोमवार को बात करूं, तो दोनों के अंदर जो आपको अंतर दिख रहा है वो थोड़ा सा क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। ठीक है ना। मंगलवार को क्या हो गया, ये अंतर एक जैसा ही हो गया, मतलब दोनों समान ही हो गए। उसके बाद गुरुवार को ये अंतर आपको इतना दिख रहा है, बृहस्पतिवार को आपको अंतर इतना दिख रहा है। ठीक है। तो आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बुधवार का तापमान है और जो आपका शुक्रवार का तापमान है, ये दोनों तापमान तो एक जैसे ही हैं। ठीक है। अब उसके बाद बचे क्या, ये भी कम है, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं और ये भी एक जैसे हैं। तो बचा क्या, हमारा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन क्या हुआ, यहां पर हमने दोनों तापमानों में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा। मतलब यहां पर हमने देखा कि भाई यहां पर जो हमारा पूर्वानुमानित तापमान है और हमारा वास्तविक तापमान है उसके अंदर गैप बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो गया, बृहस्पतिवार। क्या लिखेंगे यहां पर हम, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होता है वो इसमें से देखकर, मतलब हमने क्या करा, हमने अपने डायग्राम में से देखकर अपने क्वेश्चन के आंसर दिए, मतलब अपने आलेख को देखकर अपने क्वेश्चन के आंसर दिए। इसी के अंदर बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस एक बार देखते जाओ, अच्छे से समझते जाओ और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोग आराम से भरते जाओ। आपके ये मार्क्स बिल्कुल आपको पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसके अंदर मैंने बार बार बता रहा हूं कि आपको इसके अंदर कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, आपको केवल अपना जो आलेख है उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए आप पेंसिल का यूज करो, स्केल का यूज करो और एक एक लाइन को अच्छे से मैच करो, और फिर उसके बाद आप लोगों का जो आंसर आएगा ना वो निखर के आएगा। तो आप लोगों के मार्क्स भी निखर के मिलेंगे। तो यहां हमारा यह हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें आगे करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और कौन से क्वेश्चन है जिसको हमें करना है। यहां पर हमें अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे नजर मारिए। हमें दिया है वही चीज, यहां पर हमें जो आलेख दिया है, अब आलेख को समझना है और आलेख को समझ के हमको उसके क्वेश्चन के आंसर देना है। क्या दिया है आलेख, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। भाई डाकिया ने सोचा कि भाई मेरे घर से पास है तो मैं क्यों ना साइकिल का यूज कर लूं। तो वो क्या करता है, किसी व्यापारी को डाक पहुंचाने साइकिल से निकल पड़ता है। अब क्या हुआ, विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो देखो यहां पर उसकी नगर से दूरी बता रहा है
है ना। और उसके बाद वो सुबह से लेकर दिन में 12 बजे तक जो उसका समय है यहां हमें बता रहा है वो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या बता रहा है, उस शहर से दूरी, वह उससे दूरी मतलब किलोमीटर में बता रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, एक्स अक्ष पर दर्शाए गए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो हम लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर समय का पैमाना दर्शाया गया है, या एक्स अक्ष पर हमें, है ना, मतलब एक्स अक्ष पे हमें क्या बताया गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे यहां पर क्या है, 1 2 3 4, मतलब 4 इकाई का 1 घंटा बताया गया है। क्या बताया गया है, 4 इकाई का 1 घंटा, मतलब 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटे, 10 से 11 3, 11 से 12 4, ऐसे यहां पर हमको बताया गया है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर 4 इकाई का 1 घंटा। तो यहां हमने उस चीज को एनालाइज किया और उसके बाद हमने यहां पर उसको लिखा। यहां पर हम यह भी लिख सकते हैं कि 4 इकाई का 1 घंटा, और यहां पर जो भी है समय को दर्शाया गया है, मतलब समय को दर्शाया गया है, ठीक है, समय को दर्शाया गया है, चलिए अब क्या बोलना है, अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसका क्या आंसर होगा। चलिए करना क्या है, केवल ग्राफ को समझना है। उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, देखिए उसने पूरी यात्रा में कितना समय लिया, 8 से 9 हो गया 1 घंटे, 9 से 10 हो गया 2 घंटे, 10 से 11 हो गया 3 घंटे, और यहां पर आपने देखा यहां से यहां तक 1 घंटा था, यहां से यहां तक 1 घंटा था, मतलब ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और ये आधा 3.5 घंटे। तो हम लिखेंगे कितना है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, हम लिखेंगे 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। आया समझ में, 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट उसने यात्रा में लिया, ठीक है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको 3.5 घंटे, ठीक है ना, ऐसा। आया समझ में। देखिए यहां से यहां तक तो 4 घंटे हो जाते, लेकिन वो 4 घंटे के पहले ही पहुंच गया, तो यहां से यहां तक हमारा 1 घंटा था, ठीक है। तो लेकिन मैंने उसको आधा कर दिया, तो 1 2 3 और 3.5, तो 3.5 घंटे में उसने उस शहर तक वो, मतलब उस जगह तक वो पहुंच गया। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी थी। तो देखिए ये व्यापारी का स्थान है और ये नगर है, तो व्यापारी के स्थान से नगर की जो दूरी थी वो थी 22 किलोमीटर। कितनी थी, 22 किलोमीटर। चलिए तो ये तो हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन, और उसके बाद हमने इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे दिया, केवल हमारे ग्राफ को पढ़कर। हमारे अगर ग्राफ अच्छे हो, अगर हमारे ग्राफ की रीडिंग अच्छी हो, तो हम इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और यहां पर वो सारी चीजें हम बता सकते हैं जो ये ग्राफ बोल रहा है, मतलब ये जो बोलेगा हम वो लिखेंगे। आया समझ में। अब यहां पर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें आगे भी दिए हुए हैं। चलिए यहां पर हमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका था, विवरण कीजिए। अब रास्ते में रुका था उसका विवरण आपको इसके अंदर से देख के क्या नजर आ रहा है, बताइए आप मुझे। देखिए यहां पर हम लोग एक बताते हैं कि देखिए जब वो सुबह 8 बजे से चला, 9 बजे वो पहुंच गया, है ना, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर फिर वो आगे बढ़ा और 10 बजे प्रातः 9 बजे पहुंचा, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर 10 बजे पहुंचा, जब तक वो 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था, ठीक है ना। जब वो 10 से 11 के बीच में उसने कोई भी किलोमीटर नहीं चला, वो कोई भी किलोमीटर नहीं चला। आपको जो क्षैतिज लाइन दिख रही है ना, ये रुकी हुई लाइन, इसका मतलब ये होता है कि हम रुके हुए हैं। आया समझ में। इसका मतलब यह है कि डाकिया जो है वो रुका हुआ है। फिर उसके बाद जब वो 11 से 12 यहां पर आया, ठीक है, मतलब आगे बढ़ा,
तब उसके बाद उसकी जो है वो 22 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली थी, लेकिन वो रुका था। मतलब 10 से 10:30 के बीच में, 10 से 10:30 के बीच में वो क्या हुआ था, वो रुका था। तो हमको ये सब चीजें कैसे पता पड़ी, हमारे ग्राफ में से देखकर। तो हम लिखेंगे अपने, मतलब अपनी भाषा में हम आंसर देंगे, क्या देंगे, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। मैं बोलूंगा यहां हम लिखेंगे डी में, हां आलेख में हमें एक रेखा की स्थिति स्थिर बता रही है, स्थिर बता रही है, जिससे ज्ञात होता है कि डाकिया है ना 10 से 10:30 के बीच में प्रातः कहीं रुका है, देखो या तो इसका आंसर यह हो जाएगा जो कि आपने देखा, और उसके बाद जब हम लोग अगर चाहें तो हम लोग ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं कि भाई सुबह 8 बजे जब डाकिया ने चलना चालू किया तो 9 बजे उसकी जो 9 बजे प्रातः 9 बजे वह 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। ठीक है, उसके बाद जब वह 10 किलोमीटर दूरी के बाद प्रातः 9 बजे से लेकर जब वो प्रातः 10 बजे तब वह 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। फिर 10 से 10:30 के बीच में, 10 से 10:30 के बीच में उसकी कोई गति नहीं हुई। ठीक है, अब उसके बाद वो सीधे 10 पे इतना रुका, 10 से 10:30 के बीच में, फिर वापस से वो डायरेक्ट कहां रुका, फिर वो रुका यहां पर। ठीक है, मतलब इस बीच में उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब 10 से 10:30 के बीच में यहां पर इतना, ये आपको जो स्थिति दिख रही है ये इतना वो रुका। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई जो डाकिया है वो यहां पर रुका, और उसके बाद रुकने के बाद उसने क्या करा, वहां पर विश्राम किया या खाना खाया, जो भी हो सकता है। मतलब ये जो रेखा है वो दिखा रही है कि यहां पर उसकी स्थिति है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि वो कहीं रुका है। चलिए आगे आते हैं, और यहां पर उसके जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। अब हमें यह बताना है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो भाई देखिए यहां पर बात आती है कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ग्राफ पढ़ते हैं। देखिए ग्राफ के अंदर सारी चीजें, चलिए अब हम ग्राफ पढ़ते हैं। अब ग्राफ में देखकर आपको क्या दिख रहा है अभी हम बता देते हैं कि भाई कैसे उसकी चाल बढ़ी। ठीक है ना, चलिए देखिए जब उसने 8 बजे से चलना प्रारंभ किया तो वो जब पहले घंटे में पहुंचा तो उसकी चाल थी 10 किलोमीटर। कितनी थी, 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद वो 9 से 10 के बीच में उसकी चाल कितनी हो गई, मतलब वो कितना चला, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर चला, मतलब 16 और 10 के बीच में कितने का गैप था, यहां डायरेक्ट 16 मतलब 10 किलोमीटर चला, 10 से फिर 6 चला तो 16 किलोमीटर, मतलब गैप कितना हो गया, 6 किलोमीटर का। ठीक है, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट कहां पहुंच गया, 22 किलोमीटर पे, मतलब कितना चला, 22 किलोमीटर। अब मैं जैसे माइनस करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां पर देखूंगा कि जो 16 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर है तो इसके बीच में गैप कितना है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 किलोमीटर का। तो इसके बीच में भी 6 किलोमीटर का गैप हो गया है ना। तो हमको क्या लगा, पहले किलोमीटर में वो सबसे ज्यादा चला। आया समझ में, मतलब हमने पूरी चीज एनालाइज इसमें से करी, हमने कोई चीज नहीं रटी, हमने कोई चीज नहीं याद करी, बस हमने देखा कि भाई पहले घंटे में वो 10 किलोमीटर चला,
10 किलोमीटर से वो 6 किलोमीटर और चल के वो 16 किलोमीटर पे वो पहुंच गया। उसके बाद वहां से 6 किलोमीटर और चला तो वहां से वो 22 किलोमीटर पे पहुंच गया। मतलब वो वहां पे कंप्लीट अपने रास्ते पे जहां वो जाना चाह रहा था पहुंच गया। तो आपने देखा कि यहां वो 10 किलोमीटर चला, फिर वो 6 किलोमीटर चला, फिर वो 6 किलोमीटर चला। तो इसका मतलब यह है कि उसकी पहले जो स्थिति थी चलने की, मतलब किलोमीटर, वो ज्यादा थी। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक रही। हम लिखेंगे प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे के बीच में, है ना, उसकी चाल सबसे अधिक रही। हम लिखेंगे प्रातः 8 बजे से प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे, प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे के अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक रही, सबसे अधिक रही, जो कि 10 किलोमीटर है, जो कि 10 किलोमीटर है। तो यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है पूरे आंसर के साथ। बस करना क्या है, अपने ग्राफ को देखते जाओ, आंसर देते जाओ, आपकी कहीं गलती नहीं होगी। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहे हैं और उनको समझते हैं और अपना रिवीजन कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमें अब क्या दिया हुआ है। निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वह सभी एक ही सरल रेखा में है, अगर हैं तो उस रेखा का नाम दीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पर आता है, हम लोग बात करने लग गए हैं निर्देशांक की। तो निर्देशांक की बात करने से पहले थोड़ा हम निर्देशांक को समझ लेते हैं। देखिए यहां हमारा एक ग्राफ है जहां पर यह होता है हमारा एक्स अक्ष और यहां होता है हमारा वाई अक्ष। इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले दो बिंदु होते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा बिंदु है, ठीक है, 0 और 2। तो यहां पर ये होता है x बराबर 0 और y बराबर होता है 2, ठीक है। यहां पर x बराबर होता है 0 और y बराबर होता है 5। उसके बाद यहां पर x बराबर होता है 0 और y बराबर होता है 6 और यहां पर होता है x बराबर 0 और y बराबर होता है 3.5। मतलब यहां पर x और y नाम के दो बिंदु होते हैं और यहां पर उनको हमें क्या रखना पड़ता है, उन्हीं बिंदुओं के, मतलब उन्हीं अक्षों के हिसाब से उन्हीं बिंदुओं को हमको रखना पड़ता है। और ये बिंदु हैं वही इस बीच में रखाते हैं जिनको हम निर्देशांक कहते हैं। बस x अगर होता है तो x पे रखते हैं, y अगर होता है तो y पे रखते हैं। तो यहां पर उस चीजों को समझने के लिए अब यहां पर आपके सामने ग्राफ है। अब उसके साथ जब हम लोग ग्राफ में अपने बिंदुओं को रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम x की बात कर रहे हैं, तो यहां पर x 0 है और y 2 है। देखिए x अक्ष पे 0 कहां है, ये रहा, y पे 2 कहां है, ये रहा, है ना, ये रहा। तो ये हो गया 0 और 2 पहला, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 और 2। दूसरा क्या है, 0 और 5। तो x अक्ष पे 0, पहले हमें x अक्ष को भरना है फिर y अक्ष को भरेंगे। ध्यान रखना x अक्ष पे 0 कहां है, ये रहा, और y अक्ष पे 5 ये रहा। तो ये हो गया 0 और 5, ठीक है। उसके बाद 0 और 6, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, तो ये हो गया हमारा 0 और 6। और उसके बाद दिया है 0 और 3.5, तो ये रहा 0 और 3 और 4 के बीच में रहा 3.5, तो ये रहा 0 और 3.5। तो ये हमारे हो गए। अब मैं अगर इस लाइन को पूरे बिंदुओं को मैं मिलाता हूं तो एक सीधी रेखा हमको दिखाई दे रही है जो कि एक सरल रेखा है, जो कि x अक्ष, जो कि y अक्ष की, मतलब y अक्ष पर है, ठीक है। तो रेखा को नाम दीजिए भाई, ये भी क्या है, एक
कौन सी है? एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यहां पर एक आपको जो दिख रही है वो सरल रेखा है या एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हो। हमको रेखा का नाम देना था तो भाई ये एक सरल रेखा है। तो यहां पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर भी दिया और यहां पर आपने देखा बस हमें करना क्या है, उन बिंदुओं को मिलाकर वो लाइन जहां से निकल रही है वो सारे बिंदुओं को मिलाती हुई निकल रही है। तो यहां पर एक सरल रेखा है। सरल रेखा ऐसी भी होती है, सरल रेखा ऐसी भी होती है, सरल रेखा ऐसी भी होती है, मतलब एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा मतलब सरल रेखा कहलाती है। तो यहां पर आपको वो चीज देखने को मिल रही है। तो यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें कंप्लीट करना है। चलिए आगे आते हैं। आगे भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वह सभी एक सरल रेखा में है, अगर है तो उस रेखा का नाम दीजिए। तो अब यहां पर हम लोग यहां पर जैसे ए है तो यहां पर हम ए लिखते हैं। तो यहां पर ए पे क्या है, x बराबर भी 1 है और y बराबर भी 1 है। ठीक है, और यहां पर अगर b बात करते हैं तो 1 और 2 है। तो यहां पर x बराबर 1 है और y बराबर भी क्या है, 2 है। अगर हम c की बात करते हैं तो 1 और 3, तो यहां पर x बराबर 1 है और y बराबर क्या है, 3 है। और अगर हम d की बात करते हैं तो यहां पर अगर हम d की बात करते हैं तो ये है 1 और 4, तो यहां पर x बराबर 1 है और y बराबर क्या है, 4 है। तो यहां पर x और y हमको दिए हुए हैं। अब करना क्या है, अब यहां पर हमें रखना है कि x की जगह पर 1 है और y की जगह पर भी 1 है। तो ये हो गया। ठीक है, अब x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, ये हो गया। x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, ये हो गया। x बराबर 1 है, y बराबर 4 है, ये हो गया। अब क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देना है। अब आप चाहो तो ए बी सी डी नाम डाल दो इसको। ये है ए बी, ये सी और ये डी। तो यहां आप ऐसा भी डाल सकते हो। तो हम लिखेंगे हां भाई ये एक सरल रेखा है। हाँ हम लिखेंगे हां यह एक सरल रेखा है। यह एक सरल रेखा है जो कि y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है ना। तथा उस रेखा का नाम ABCD है। ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे ही आप लोग अपने क्वेश्चनों को भी आंसर दे सकते हो और इसी तरह से दे सकते हो। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद यहां पर ये सब चीजें सब आपके मन से लिखने की है। यहां मैं अपने मन से लिख रहा हूं, आप चाहो तो उनको भी अपने मन से लिख सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी बचे हुए हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर, वही चीज है KLM। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर 1 और 3 मतलब x बराबर 1, y बराबर 3, और यहां पर L की बात करेंगे तो 2 और 3। तो जहां पर x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, और ये हो गया M। तो M में 3 और 3, जहां पर x बराबर भी 3 है और y बराबर भी 3 है। और अगर n की बात करें तो यह है 4 और 3, तो जहां पर x बराबर भी 3 है और y बराबर भी, x बराबर 4 है और y बराबर 3 है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको बस रखना है। यहां पर मैंने आपको सारा बता दिया है कैसे करना है। चलिए x बराबर 1, y बराबर 3, ये हो रहा। ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 3, तो x बराबर 2, x2, y3, ये रहा। उसके बाद x3, y3, x4, y3। तो यहां पर मैं अगर, ये भी क्या है, एक सरल रेखा है। ये भी क्या है, एक सरल रेखा है। ये एक सरल रेखा है। ठीक है, आप सरल रेखा है तो भाई यहां को नाम देना है। तो आप देख लीजिए KLMN,
ये हो गया के एल एम और एन। तो चाहे तो आप इसको अपने तरीके से भी नाम दे सकते हैं या आप इसको अपने तरीके से भी, मतलब जैसा आपको नाम देना, लेकिन यहां पर हमें दिया था के एल एम एन, तो आप लोग भी इसी तरह का नाम दीजिए, या तो उसको बिंदु बिंदु भी रख दीजिए, बिंदु है। तो यहां पर एक जो सरल रेखा हम कहेंगे कि भाई ये भी एक सरल रेखा है जो कि एक्स अक्ष के समांतर हम लिखेंगे, अतः यह भी एक, अतः यह भी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तथा कोई ना इस रेखा को नाम दीजिए, तो तथा इसका नाम के एल एम एन है। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि जो मैं लिखता हूं ये मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ है, इसके अंदर से देखकर हम अपने सारे क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छे और बहुत ही इजी हैं। चलिए आते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी बचे हुए हैं। चलिए आते हैं यहां पर अब हमें दिया है कि निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कर अब यहां पर हमें वही दिया है WXYZ। तो यहां पे जो W दिया है वो कितना है, W 2 और 6 है। तो यहां पर X बराबर 2 हो जाएगा और Y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर जो X है, तो यहां पर X 3 और 5 है, तो यहां पर X बराबर आपका क्या हो जाएगा, X बराबर 3 और Y बराबर 5, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें Y की, तो ये है 5 और 3, तो यहां पर हो जाएगा आपका X बराबर 5, देन Y बराबर 3, और यहां पर अगर हम Z की बात करते हैं 6 और 2 की, तो यहां पर आपका X बराबर 6 है और Y बराबर 2 है। तो चलिए यहां पर हमने सारी जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया था वो सब हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आपके जो आलेख है, हमारा जो आलेख दिया है उसको हम उसके अंदर हमें ये कोऑर्डिनेट्स को, मतलब ये निर्देशांक को क्या करना है, रखना है। तो चलिए W पर 2 और 6 है, तो ये 2 और 6, चलिए ये रहा 2 और 6, ये रख लिया मैंने, ये मेरा क्या है 2 और 6 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना, उसके एक काम करिए 2 और 6 है, W कर दीजिए इसको। उसके बाद क्या है 3 और Y, 3 मतलब 3 है और Y पे 5 है, तो 3 और Y पे 5, तो ये 3 Y पे 5, ये रहा। चलिए उसके बाद 5 और 3, ये हमारा है कौन सा, W के बाद ये था X, उसके बाद है हमारा क्या है 5 और 3, तो 5 और 3, ये रहा 5 और 3, कौन सा है भाई, ये Y है। उसके बाद क्या है 6 और 2, तो ये 6 और ये रहा 2, जो कि बिंदु है हमारा कौन सा, Z। तो चलिए यहां से आप लोग देख रहे होंगे एक लाइन बन रही होगी, ये भी एक सरल रेखा है, आया समझ में। तो ये भी एक सरल रेखा है और सारे बिंदुओं को टच करते हुए जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है। तो आप लोग इसका नाम WXYZ भी दे सकते हैं और लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये एक सरल रेखा है, और आप लोग वो सरल रेखा देख सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपके सामने ये आता है तो बताइए 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको 3 नंबर लेना पसंद है कि नहीं है, बिल्कुल पसंद होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया हुआ है और उनको सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं मेथड। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, अजीत लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी के बीच में एक आलेख खींचिए। इस आलेख से ज्ञात कीजिए कि अजीत को 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय और अजीत के द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी कितने किलोमीटर में हो रही है। तो यहां पर देखिए हमने एक बनाया कि भाई 1 घंटे की दूरी 30 किलोमीटर की है, तो 2 घंटे की कितनी होगी 60, 3 घंटे की कितनी होगी 90 और 4 घंटे की कितनी होगी 120। तो यहां हमारा जो घंटे हैं वो काम करेंगे काय के लिए, एक्स के लिए, और ये जो किलोमीटर है तय की गई दूरी है
वो काम करेगी y के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक काय में बनाते हैं, एक बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं और उसके बाद आगे क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो ये रहा हमारा पूरा बॉक्स। हमने इसको x ले लिया और इसको ले लिया y, ठीक है। अब x पे और y पे मैं इनको कैसे रखता हूं, यह है समय 1 घंटे में। तो यहां पर मेरा जो समय है वो है मेरा है 1, यह है 2, यह है 3 और यह है 4, ठीक है। तो यहां पर एक इकाई का 1 घंटा है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक इकाई का 1 घंटा है, ठीक है ना। एक इकाई का 1 घंटा है और यहां पर एक इकाई मतलब 30 किलोमीटर है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर 30 किलोमीटर है, तो आप एक काम करिए, अगर आपको 30 नहीं लेना है तो यहां पर एक इकाई 10 किलोमीटर की ले लीजिए, एक इकाई 10 किलोमीटर की। तो अब एक इकाई जब 10 किलोमीटर की लूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लीजिए। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ही 80 और 90 अगर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे ग्राफ में पूरा सेट नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग यहां पर एक थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि हम यहां पर एक यूनिट जो है ना वो 30 इकाई की कर लेते हैं, 30 किलोमीटर की, है ना। वो क्यों, उसका रीजन बताता हूं। देखिए ये हो जाएगा आपका, उससे ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा 30, यहां 60, यहां 90, यहां 120। देखिए अब यहां पर आपको जो स्केल है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब उसके बीच में काम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमारा 30, 1 घंटे का 30 किलोमीटर, ये हमारा किलोमीटर है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा किलोमीटर है ना। और ये क्या है हमारा, यहां पे एक इकाई 1 घंटे की है, तो यहां पर हम लोग समय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हो गया, उसके बाद 2 पे 60, ये हो गया 2 पे 60, 3 पे 90, 3 पे 90, ये हो गया 3 पे 90, 4 पे 120, ये हो गया। अब करना क्या है, अब हमें केवल इनको मिला लेना है, मिलाना बिल्कुल ठीक से, ये हो गया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चनों के आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई 75 की दूरी, अजीत को 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। अब देखिए हम लिखेंगे हल पे, अजीत को 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि 75 से दूरी निकलेगी कैसे। ध्यान से मेरी बात समझना। देखिए यहां पर आपका 60 से लेकर 90 के बीच में कितना गैप है, 30 का। कितना गैप है, 30 का। अब चूंकि ये आधा कर दो इसको तो कितना हो जाएगा, 15। तो 60 और 15 कितना हो जाता है, 75। मतलब यहां पर तो 75 की दूरी तय करने में जो समय लगेगा, तो चलिए ये है 75, ये आ गया कितना, 2.5 घंटे। बहुत इजी हो जाता है ऐसे सॉल्व करना। तो हम लिखेंगे कितना, 2 घंटे 30 मिनट। मतलब देखिए यहां से यहां तक आपका कितना था, 60 से लेकर 90 के बीच में 30 को जब आधा कर दिया तो कितना बचा, 15। तो 60 और 15 कितना हो जाता है, 75। तो 75 की दूरी तय करने में कितना समय लगा, 2.5 घंटे। अब हमसे अगला क्वेश्चन बोला है कि 3.5 घंटे की, 3.5 घंटे में कितनी दूरी उसको तय करना पड़ेगी, 3.5 घंटे में। तो देखो 3.5 घंटे मतलब यहां पर, अब यहां से मैं चलता हूं और यहां चल के मैं इधर आ जाता हूं, है ना, इधर आ गया। अब देखिए 3.5 घंटे 3 और 4 के बीच में ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए 90 से जब मैं 30 चला तो 120 पहुंचा, लेकिन ये तो आधा है, तो कितना हो जाएगा, 15। तो 90 और 15 कितना हो जाता है, 90 और 15 105, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसे
3.5 घंटे की दूरी है ना, 3.5 घंटे की दूरी 105 किलोमीटर में 105 किलोमीटर में पूरी होगी। है ना, 3.5 घंटे की दूरी 105 किलोमीटर में दूर मतलब पूरी होगी। तो यहां पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहां हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल सटीक बैठा और हमने पूरे क्वेश्चनों के आंसर दिए। तो आप लोग भी इसी तरह के अपने क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ उसके अंदर। अब वही बात क्या आ जाती है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। अभी बना देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। सेबों की संख्या 1 2 3 4 और उनका मूल्य, तो देखिए ये है हमारा x और ये है y। हमें केवल यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर केवल क्या बनाना है, से आलेख बनाना है, बस आलेख बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं यहां पर सेबों की संख्या, तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। यहां हमारा जो सेबों की संख्या है वो 1 इकाई 1 सेब के बराबर है, मतलब ऐसा हो गया, ठीक है ना। और यहां पर जो हमारा मूल्य है वो 1 इकाई बराबर 5 रुपए है। 5 10 10 15 20 और 25 ये हो गया, ठीक है। चलिए सेबों की संख्या 1 सेब 5 रुपए, ठीक है। 2 सेब 10 रुपए, 3 सेब 15 रुपए, 4 सेब 20 रुपए और 5 सेब 25 रुपए, ये हो गया। चलिए इन बिंदुओं को मिला लेते हैं अच्छे से, ये लीजिए। तो हमारी एक रेखा तैयार हो गई और हमने अपना ग्राफ को भी बनाया कि जो क्वेश्चन में दिया था हम उसके हिसाब से चले। यहां पर हमारा 1 इकाई बराबर 1 सेब की बात हो रही है, 1 इकाई बराबर 1 सेब, और यहां पर 1 इकाई बराबर 5 रुपए, ये लीजिए। तो यहां हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन अगले पर। अब हमें यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। कार ए बी की बात कर रहे हैं, बी में कार द्वारा तय की गई दूरी प्रातः 6 बजे 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर हमें समय दिया हुआ है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि ये x है और ये y है, तो यहां पर हम समय लिख देते हैं 6 7 8, यहां पे 9, ठीक है। अब यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर 1 घंटे की 1 इकाई बता रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 1 घंटे की 1 इकाई मतलब 1 घंटा, 1 इकाई मतलब 1 घंटा, और यहां पर हम 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर ले रहे हैं, तो 40 80 120 और 160, ये लीजिए। अब सबसे पहली बात तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग पहले उसको प्रातः 6 बजे 40 किलोमीटर, भाई प्रातः 6 बजे 40 किलोमीटर, प्रातः 7 बजे 80 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, ये लीजिए। 8 बजे 120 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, ये लीजिए। और 9 बजे 160 किलोमीटर, ये 9 बजे 160 किलोमीटर। तो चलिए सबसे पहले इसको आप लोग बना लीजिए। चलिए मूल बिंदु से होकर जा रहा है। अब उसके बाद करना क्या है, 7:30 बजे व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। देखिए सबसे पहले 7:30 बजे की बात करता हूं।
ये मेरा 7 और 8 के बीच में जब मेरी एक इकाई 1 घंटे की है, तो 7:30 बजे की बात करता हूं तो मैं ये ऐसे चलता हूं, ये आया इधर और इधर आकर मैं इधर आ गया। ठीक है, मतलब मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, ये लाइन बिल्कुल ऐसे आएगी, ये लीजिए, बिल्कुल ऐसी कोने कोने से। अब बिल्कुल ठीक बनी है। तो चलिए अब मैं आता हूं ऐसे पे, 7:30 बजे की बात कर रहा हूं, ये रहा, ये और ये है ना। तो 7:30 बजे तो जो कार है वो कहां पहुंची, देखिए देखिए 80 से 120, 40 है, क्योंकि कितना है, एक इकाई मेरी यहां पर कितनी है, एक इकाई मेरी 40 किलोमीटर की है यहां पर। अब ये 80 से मैं कितना गया, 80 से मैं ऊपर गया 40, ठीक है ना, 40 गया तो 40 पे कितना हो गया, देखिए 80 से जब मैं 40 गया तो 120 हो गया। लेकिन मैं बीच की बात कर रहा हूं, कितनी, मतलब अगर मैं बीच की बात कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 80 में अगर मैं 20 प्लस करूंगा, 80 में 20 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा, फिर 20 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, फिर मैं 20 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 120। तो यहां पर 80 और 20 कितना हो गया 100। तो 7:30 बजे कितना हो रहा है 100, ठीक है ना, मतलब 7:30 बजे हो रहा है 100 किलोमीटर। चलिए, है ना। और 8 बजे कितना हो रहा है, चलिए 8 बजे की बात करता हूं, तो ये 8 बजे जो है, ये रहा 8 बजे, तो 8 बजे कितना हो रहा है 120। तो 8 बजे हो रहा है, प्रातः 8 बजे हो रहा है 120 किलोमीटर। अंतराल क्या है, दोनों के अंतराल में दोनों को माइनस कर दो तो अंतराल कितने का आ जाएगा, 20 का अंतराल है, 20 किलोमीटर का, है ना। 7:30 बजे व 8 बजे के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो 7:30 बजे कार की जो दूरी थी वो कितनी थी, 100 किलोमीटर थी, और उसके बाद 8 बजे 120, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 20 किलोमीटर का। आगे आते हैं, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय कितना था। देखो भाई, जाहिर सी बात है, 7:30 बजे कितना किया था, 100 किलोमीटर, तो हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 100 किलोमीटर। तो देखा आप लोगों ने, हमने क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए और कैसे हम लोग इनको ग्राफ पे बिल्कुल सेट करते हैं, और सेट करने के बाद यहां पर हम लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ग्राफ में से देख के करते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, केवल ग्राफ को करना है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम नहीं आता है, तो मेरी बात को ध्यान से समझो, और जितने भी ग्राफ मैंने कराए हैं उनको आप करिए, और जो जो क्वेश्चन मैंने रिवीजन में करवाए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए। और इसके पहले हमने जो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप लोग वो भी जाकर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चन, और बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। तो बस बने रहिए और उसके बाद अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, और यहां पर हमारा रिवीजन होता है कंप्लीट। और उसके बाद आप लोग हमारे वीडियोस कैसे देख सकते हैं, कैसे आप लोग हम तक पहुंच सकते हैं, और छोटी छोटी सी कुछ स्टेप्स है जिनको आप लोगों को उनको फॉलो करना है। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए और आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसके बाद जब आप लोग यहां देखेंगे, हमारी सीबीएसई क्लास हिंदी मीडियम की जो टीम है, यहां पर हम लोगों को 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर हम जैसे क्लास 8 की बात कर रहे हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट की हम बात करेंगे या क्लासेस की बात करेंगे, तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं सेम प्रोसेस आपको इसके अंदर फॉलो करना है। जैसे हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो आप लोगों को मैथ्स की एक विंडो दिख रही है, इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज दिखेंगे कुछ इस तरह से। यहां पर आपको जो भी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब मैथ्स के अंदर आपको जो भी अध्याय दिख रहे हैं, बस आप उन पे क्लिक करिए, आपके सामने वो चालू हो जाएगा एक बहुत अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ
क्वालिटी वाले वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ इस तरह से। बस आपको करना क्या है, वीडियो चालू करो और उसके बाद अपनी पढ़ाई चालू कर दो। और उसके बाद आपको पता तो है कोई 400 नहीं देना है, बट कहां नहीं देना है और कहां बने रहना है आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।